स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। बच्चों, हम पढ़ रहे थे नीट और जेईई की सीरीज में क्वेश्चन बैंक। तो हमारा चैप्टर रहेगा बच्चों केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको करा देती हूँ। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन, अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा? तो बच्चों एस ऑर्बिटल अलोन, तो मतलब एस ऑर्बिटल अकेला, दूसरा एस ऑर्बिटल भी अकेला, जो कि पॉसिबल नहीं है। एस एंड पी ऑर्बिटल अलोन, तो बच्चों अलोन कैसे, अगर मिक्सिंग होगी तभी तो बनेगा। नाउ एस 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 पी और पी पी ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एक ही एक्सिस पे अगर एस एस ऑर्बिटल कंबाइन हो जाए, या बच्चों एस और पी कंबाइन हो जाए, या पी पी, तो आपको पता है पी पी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी कि कोएक्सियल, तो जरूर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और साइड्स, तो बच्चों साइड्स तो इस तरह का होता है, तो यहाँ तो कोलेटरल ओवरलैपिंग है, तो हम कहेंगे नहीं। इस बार हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन 3। क्या आंसर सही था आपका या नहीं था? चेक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। Which overlapping is involved in HCl molecule? तो फटाफट बताओ बच्चों, HCl में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? तो HCl, जल्दी से आंसर तो अभी तक आ जाना चाहिए बच्चों। H यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल में, और क्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, तो ओवरलैपिंग कौन सी हो गई? तो हम कहेंगे भाई HCl की ओवरलैपिंग है sp ओवरलैपिंग। नाउ Among the following species identify the isostructural pair। तो बच्चों आइसोस्ट्रक्चरल पेयर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर अगर सेम होंगे तो स्ट्रक्चर अपने आप सेम हो जाएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई NF3, तो देखो NF3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो भाई लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, सॉरी लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 3, हाँ ओके। तो पहला तो ये नाइट्रेट की बात करें बच्चों तो N डबल बॉन्ड O, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और O माइनस। तो भाई नाइट्रोजन की वैलेंस या नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो शेयरिंग में चले गए, 2 डोनेशन में चले गए और एक इधर वापस शेयरिंग में चला गया। तो हम कहेंगे देखो सिग्मा बॉन्ड को ही बच्चों बॉन्ड पेयर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ बॉन्ड पेयर है 3। तो बच्चों यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आएगा और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब आगे चलते हैं बच्चों bf3, तो चेक करेंगे bf3 में बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी बॉन्ड पेयर 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp2, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है। और N3H होता है हाइड्रोजोइक एसिड, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये तो किसी से ही मैच नहीं कर रहा। अब हम चेक करें बच्चों sp3, और क्या है हमारे पास? अच्छा H3O प्लस भी तो है, तो वाटर था और वाटर ने अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को H प्लस को डोनेट कर रखा है, ठीक है। और अब इसके पास एक ही लोन पेयर है, तो बच्चों लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3। अब जहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम आएंगे वहाँ स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो देखो NF3 में बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ऐसी चीज़ हमें यहाँ पे भी मिली है ना, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3 और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3। तो भाई एक आंसर, एक कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए NF3 के साथ हाइड्रोनियम आयन का। तो मैं कहूँगी पहले के 2 ऑप्शन तो गए, 2 ऑप्शन मिले जिनमें ये है। सेकेंड कॉम्बिनेशन भाई BF3 जो है वो है sp2, तो हम कहेंगे हाँ BF3 तो sp2 है, बॉन्ड पेयर 3 है। और सिमिलरली नाइट्रेट में भी पहचानो तो बॉन्ड पेयर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो भाई नाइट्रेट के साथ BF3 सेट हो रहा है, तो हम कहेंगे इस बार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर? तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। Now, which of the set of the species have same hybridization state but different shape? तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है लेकिन शेप क्या है? डिफरेंट है। तो बच्चों चेक करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो पहला है NO2 प्लस NO2 और NO2 माइनस, ठीक है। ClO4 माइनस SF4 और XCF4। तो बच्चों यहाँ तो आप चेक करो ना, ये हैलोजन है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ये इनर्ट गैस है,
यहाँ तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं आएगा क्योंकि लोन पेयर डिफरेंट हो जाएंगे। नाउ NH4 प्लस हाइड्रोनियम आयन और OF2, देखो ये तुम्हें जाना पहचाना लगेगा, NH4 प्लस अमोनिया से मिलता जुलता है ना। अमोनिया ने अपना एक लोन पेयर किसको डोनेट कर दिया, H प्लस को डोनेट कर दिया। तो भाई यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp3, 4 बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल दिख रही है, यहाँ ज्योमेट्री होगी बच्चों टेट्राहेड्रल, ठीक है। और चेक करें तो हाइड्रोनियम आयन, तो देखो ऑक्सीजन प्लस और ये H और 2 लोन पेयर में से बच्चों एक जो है ऑक्सीजन प्लस, मतलब मैं ऐसे कर देती हूँ, था तो वाटर और इस H प्लस को देने के चक्कर में ही रहेगा, इसको लोन पेयर डोनेट कर दिया तो एक ही लोन पेयर बचा। तो भी देखा जाए तो बच्चों बॉन्ड पेयर तो है 3 और लोन पेयर है 1, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 है, लेकिन ये सिचुएशन का ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेकिन पिरामिडल, और OF2 तो वाटर जैसा ही था। तो मैं कहूंगी बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड बना रहा है बच्चों, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर भी 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इस ज्योमेट्री को तो बेंट शेप बोलते हैं। तो आपसे पूछा है सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट ज्योमेट्री, तो इस बार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following species are symmetrical? तो symmetrical मतलब जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो वो कब पॉसिबल है, तो देखो अगर मैं कहूँ HCF4, तो HCF4 का स्ट्रक्चर जो है बच्चों इस तरह का होता है। HCF4 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 4 और 2 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d2। और ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर, तो प्लेनर ही तो पूछा है, सिमेट्रिकल पूछा है, तो हम कहेंगे ये बढ़ जाएगा बराबर 2 पार्ट्स। HCF6 में बच्चों एक लोन पेयर फिर भी रह जाएगा और ज्योमेट्री जो आएगी वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो जो डिस्टॉर्टेड है, जो खुद ही सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसको बराबर इक्वली डिवाइड कैसे करोगे, तो पॉसिबल नहीं। अब बच्चों SO2, तो SO2 भी क्या होगा, तो हम कहेंगे इसमें भी एक इमेजिनरी लाइन जिससे ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, कट हो सकता है, तो ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। और NH3+2 तो ये पॉसिबल नहीं है, अमोनिया लेके चलो तो पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे भाई अगर सिमेट्रिकल स्पीशीज की बात करें तो पॉसिबिलिटी है HCF4 में और SO2 में, यानी A एंड C। तो आपका जो आंसर होना चाहिए बच्चों, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, तो देखो A तो ठीक है, C भी ठीक है, ये दोनों पॉसिबल नहीं होंगे, तो यहाँ मैं A एंड C कर देती हूँ। सो करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों दैट विल बी ऑप्शन 1 A एंड C, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following molecule have 0 dipole moment? तो बच्चों ये ट्राइगोनल कोप्लेनर है BF3। तो BF3 में आपको पता है इस दोनों बॉन्ड तो पोलर है, बॉन्ड मोमेंट दोनों का इधर आ जाएगा और ये ऊपर, तो इस ज्योमेट्री में डाइपोल मोमेंट आता है 0। अब CH2Cl2 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल भी क्या होता है, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल में भी डाइपोल मोमेंट 0 आता है, लेकिन सारे एटम सेम होने चाहिए, सारे एटम सेम नहीं है, तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर भी पोलर स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ठीक है। अब NF3 तो वो नहीं हो सकता, 0 डाइपोल मोमेंट कैसे करोगे, नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर है, तो हम कहेंगे यहाँ नहीं। और SO2, तो बच्चों SO2 में सल्फर के पास एक लोन पेयर है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि नहीं, डाइपोल मोमेंट 0 पॉसिबल नहीं है। तो अब 0 डाइपोल मोमेंट वाली आपके पास एक ही स्पीशीज है, दैट इज BF3, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BF3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच ऑफ द 2 आर पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी देखो N2 नाइट्रोजन, तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अगर आपने पढ़ा है बच्चों, तो नाइट्रोजन जैसे 2p3 ठीक है, तो p ऑर्बिटल को अगर आप इस तरह से बनाएंगे भाई, ये 2p और ये 2p, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 1 2 1,
ठीक है, अब मैं नेमिंग नहीं कर रही हूँ 2p3 और 2p3। तो बच्चों 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 और ये इधर भर गया। ठीक है, तो बॉन्डिंग वाले सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए, तो हम कहेंगे यहाँ तो कोई अनपेयर्ड नहीं है। और वैसे भी देखो, तुम्हें इतना एग्जाम में नहीं करना है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है वो आपका क्या होता है, डायामैग्नेटिक। नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम डायामैग्नेटिक होता है, तो हम कहेंगे ये तो है नहीं। तो बच्चों CO भी तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्सीजन के पास 8। तो जब ये डायामैग्नेटिक है तो वो भी डायामैग्नेटिक हुआ, यानी A और B तो आपका आंसर नहीं है। तो जहाँ जहाँ A है B है वो तो उड़ा दो, B ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, A तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो बचा ही क्या, ऐसे ही कर लो। तो हम कहेंगे B आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर B आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, A आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी CD। और बोरॉन में चेक भी करना है, तो बच्चों बोरॉन B2 तो ये 2p1 2p1, ठीक है। और आप लास्ट में क्या करोगे, सेम स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन एक इधर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, तो हम कहेंगे यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पैरामैग्नेटिक है। और NO2 तो बच्चों NO2 का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हम कहेंगे ये तो है ही बाय नेचर पैरामैग्नेटिक। तो D तो वैसे ही करेक्ट था, है ना, तो हम कहेंगे इस बार हो जाएगा आंसर C and D। तो ये ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन 3। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों CO, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 8, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिजेंबल करता है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन में क्या है, तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन आइटम के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो CO का भी बॉन्ड ऑर्डर जो माना जाएगा बच्चों, दैट विल बी 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो बच्चों डेटिव मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है देखो, अमोनिया BF3 K2CO3, ये तो आपका आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं, और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। BF3 में भी सारे के सारे सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, अमोनिया में भी सारे के सारे क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन SO3 का स्ट्रक्चर जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। ठीक है, 2p और 3p ऑर्बिटल है ना, तो बहुत बार ऐसा माना जाता है कि भाई सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग पीरियड के हैं, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इतना इजीली नहीं हो पाता जितना इजीली आप इसको इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा SO3। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, बाकी सब में है। तो देखो पहला स्ट्रक्चर आपका क्लियर है भी, जैसे अमोनिया होता है वैसे ही तो PH3 होता है, तो बच्चों यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। अब अगर मैं PH4+ में आ जाऊं, तो PH4+ मतलब PH3 तो था ही, P ने अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। नाउ P2H6 में आ जाऊं, P2H6+2 मतलब P तो है ही बच्चों, टाइमर है, तो ये अभी इसने अपना एक लोन पेयर इस H+ को डोनेट कर रखा है, और इसने भी अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट कर रखा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आएगा ही। सिमिलरली एक H+ हटा दो तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ तो क्या है, तो यहाँ सारा का सारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ऑल द बॉन्ड्स आर कोवलेंट, सो करेक्ट आंसर विल बी PH3। Now, in which of the following molecule the shown hydrogen bond is not possible? तो बच्चों देखो पहला जो है पिक्चर अगर आपको क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट जो है वो है अमोनिया, तो हम कहेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा अमोनिया, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और होता ही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो पॉसिबल है, तभी तो अमोनिया जो है बहुत जल्दी इजीली लिक्विफाई हो जाता है। नाउ सैलिसिल्डिहाइड, तो ये भी पॉसिबल है। अब बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में इन्होंने बनाया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें इंट्रा नहीं होता, एक्चुअली इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, तो हम कहेंगे यहाँ इंटर पॉसिबल है, इंट्रा पॉसिबल नहीं है, यानी ये सही नहीं है।
और नेक्स्ट है बच्चों क्लोरल हाइड्रेट CCl3 एंड CHOH एंड OH, इस तरह से। तो क्लोरल हाइड्रेट में पॉसिबल है, क्लोरीन के बहुत कम कंपाउंड्स है जहां आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लोरल हाइड्रेट में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो फोर्थ में पॉसिबल है, 1 2 में भी पॉसिबल है। सिर्फ पैरा नाइट्रोफिनॉल में होता है लेकिन इंटर होता है, इंट्रा नहीं होता है, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉलेटिलिटी। तो बच्चों वॉलेटिलिटी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, ठीक है। मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वॉलेटाइल नेचर कम है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वॉलेटाइल नेचर ज्यादा। तो बच्चों अब HF है, बाकी ये सारे HI है, ये सारे ऑप्शंस में HI है आपके पास। अब HF में क्या है? तो बच्चों HF में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कहेंगे भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम एक बार बॉइलिंग पॉइंट का ही ऑर्डर लिखें तो बच्चों सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का, फिर HI क्योंकि मोलर मास ज़्यादा है, फिर HBr और फिर आ जाएगा HCl। तो ये है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो बताना नहीं है, आपको बताना है वॉलेटिलिटी का ऑर्डर, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन है। तो आप इसको उल्टा कर दो। तो बच्चों अगर तुम इसको उल्टा कर दोगे तो हाईली वॉलेटाइल हो जाएगा HCl, फिर HBr, फिर HI और फिर HF। तो इस बार करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी HCl, HBr, HI और HF। सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू न्यूट्रलाइज चार्ज ऑन द आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। तो बच्चों अगर मैं आयोनिक कंपाउंड को मान लो पानी में घोल देते हैं कि बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट जो है नेचर पे वो वाटर है, तो हर चीज़ को वाटर में इसलिए थोड़ा डिजोल्व करते हैं कि वाटर इजीली अवेलेबल है, भाई नल से पानी आ गया, ऐसा नहीं है। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हर चीज़ को सबसे पहले पानी में घोल के देखा जाता है बिकॉज इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आयोनिक कंपाउंड का चार्ज न्यूट्रल करने की कैपेसिटी जो एक सॉल्वेंट में होनी चाहिए वो डिफाइन होती है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। Now the force responsible for the dissolution of ionic compound in water। तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड पानी में जाते ही आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, तो आयन आयन मिलेंगे, और वाटर अपने आप में एक डाइपोल है ना, पोलर कंपाउंड H+OH-। आयंस टूटते नहीं हैं, है ना, वो इस तरह से है कि भाई वाटर मतलब ये हिस्सा हो गया पॉजिटिव और ये वाला पार्ट हो गया नेगेटिव, मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ डाइपोल। तो जब कोई आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों वाटर का नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट जो है वो कैटायन को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, ठीक है, और वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो एनायन को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। मतलब इस तरह का जो इंट्रैक्शन है दैट इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो हम कहेंगे यहाँ फोर्स कौन सा काम करेगा? आयन डाइपोल फोर्स। बॉर्न-हार्बर साइकिल इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन। तो बच्चों बॉर्न-हार्बर साइकिल से फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, और आयोनिक कंपाउंड में आयंस को बांध के रखने वाली एनर्जी, एक मोल कैटायन जब एक मोल एनायन से कंबाइन होता है तो कितनी एनर्जी छूटती है, वो लेटिस में कैसे बनता है वो एनर्जी डिफाइन करते हैं। मतलब बॉर्न-हार्बर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लेटिस एनर्जी। सो करेक्ट आंसर इज लेटिस एनर्जी। तो बच्चों यहाँ हमारे खत्म होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे।